नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं 30 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर यहाँ पर है वो है ग्रामीण विकास संबंधी अस्थायी समिति जो होती है उन्होंने पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत निधियों के अंतरण पर रिपोर्ट जारी की है। निधियों मतलब फंड्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। किसने? ग्रामीण विकास संबंधी अस्थायी समिति ने। तो उन्होंने कहा क्या कि निधियों के अंतरण केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर, और केंद्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत है भारत के संविधान में, है ना। तो देखिए संसदीय रिपोर्ट ने क्या क्या चिंताएं मतलब रेज की है। तो उन्होंने कहा है कि निधियों में लगातार कमी हो रही है, स्थानीय निकायों को निधियों में लगातार कमी हो रही है। इससे विकेंद्रीकरण की नीति कमजोर हो रही है। बिना शर्त और योजना आधारित निधियों की कमी हो रही है। मतलब यहाँ पर देखिए दो तरीके के अनुदान दिए जाते हैं, एक बिना शर्त रहित और एक होता है सशर्त रहित। सशर्त रहित मतलब बोला जाए कि इसके जो पैसे दिए गए उसमें आपको कुछ करना है, जैसे पीने के पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, ये सब पे आपको काम करना है उसके लिए। और बिना शर्त रहित 40% दिया जाता है और सशर्त अनुदान 60%। तो बोल रहे हैं कि वही बिना जो शर्त रहित अनुदान है उसमें लगातार कमी हो रही है। इसके बाद है पंचायतों को 3Fs का हस्तांतरण। इसमें बोल रहा है 3Fs मतलब होता है फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। तो फंड मतलब होता है निधि, फंक्शंस मतलब होता है कार्य, और फंक्शनरीज मतलब होता है पदाधिकारीगण। तो इनका हस्तांतरण मतलब ज़्यादा हो रहा है। बोल रहे हैं कि मतलब अच्छे से नहीं हुआ है और ये बिखराव ज़्यादा हो रहा है अभी। राज्य वित्त आयोग के गठन में भी देरी हो रही है। समय पर लेखा परीक्षण और कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं कुछ राज्य। और कुछ सिफारिशें जो की गई है उसमें बोल रहे हैं कि पर्याप्त बिना शर्त और प्रदर्शन आधारित निधियां सुनिश्चित की जाए। इसके बाद राज्य वित्त आयोगों का समय पर गठन करने पर दबाव दिया जाना चाहिए। और स्वायत्त जो ये सब जो होते हैं PRIs, उनको अधिकारों के हस्तांतरण के लिए स्पष्ट और समयबद्ध योजना बनानी चाहिए प्रत्येक राज्य को। अब देखिए फंडिंग में कमी के कारण, तो सबसे पहला है कि निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों का अभाव हो रहा है अभी। इसके बाद है योजनाओं को अपलोड नहीं करना, ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण ही नहीं होना। इसके बाद बोल रहे हैं कि लेखा परीक्षण ऑडिट का अनुपालन ना करना और राज्य वित्त आयोग की निष्क्रियता, ये सभी मिलकर फंडिंग के कमी के कारण बनते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, UPSC मेंस में आप इसे लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो है स्टेट्स ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप इंडिया रिपोर्ट, ये जारी किया है। और ये 29 जून को ग्लोबल टाइगर डे है, उसी दिन जारी किया गया था। किसने मिलकर तैयार किया? भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मिलकर तैयार किया इसे। इस पर रिपोर्ट पर नज़र डालें तो जंगली कैट जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली छोटी बिल्ली है। क्या? जंगल कैट। इसके बाद है रस्टी स्पॉटेड कैट। रस्टी स्पॉटेड कैट ये दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है और ये भारत में सेकंड लार्जेस्ट है छोटी बिल्लियों में। इसके बाद देखिए भारत में कुल 10 छोटी बिल्लियां प्रजाति पाई जाती है। प्लास कैट, यूरेनियस लिक्स, जंगल कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, स्टी स्पॉटेड कैट, मार्बलस कैट, एशियाटिक गोल्डन कैट, डेजर्ट कैट और कैरेकल। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि शीर्ष मांसाहारी जानवरों का एक विविध समूह होती हैं ये, और जो फैलेड कुल के उपकुल फेलिना के अंतर्गत आती है। ये फैलेडे कुल के उपकुल फेलिना के अंतर्गत। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि बड़ी बिल्लियों से इसके अंतर क्या है। तो बोल रहे हैं कि बड़ी जो बिल्ली प्रजाति होती है जैसे बाघ, शेर, ये सब जो होते हैं ना, इनके गले में लचीली हायोइड हड्डियाँ होती है। हायोइड हड्डियाँ होती है जिससे वह दहाड़ सकती हैं, जबकि इन सब के पास कठोर हायोइड हड्डियाँ होती है जिसके कारण वे घुंघराने की आवाज़ निकाल सकती है, दहाड़ नहीं सकती है छोटी बिल्लियाँ। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि बड़ी बिल्लियों में लचीली हायोइड हड्डी होती है जबकि छोटी बिल्ली में कठोर होती है। अब देखिए भारत में पाई जाने वाली प्रमुख छोटी बिल्लियों प्रजाति में देखें तो एशियाटिक गोल्डन कैट सबसे पहले याद रखेंगे। एशियाटिक गोल्डन कैट इंडो मलाशियन पारिस्थितिकी क्षेत्र यानी असम मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में की स्थानिक है, और पश्चिम बंगाल की एशियन गोल्डन कैट, ये प्रादेशिक और अकेले रहने वाली। यहाँ जितने भी है ना सभी को अकेले अकेले रहते हैं। देखिए ये भी अकेले, ये भी अकेले, ये भी अकेले। इसके बाद जो होते हैं ना ज़्यादातर रात्रिचर हैं, मतलब इसमें दो होता है। देखिए रात्रिचर, रात्रिचर, रात्रिचर। तो इसके बाद देखिए इन सभी में सिर्फ एक जो है वो वनरेबल है, बाकी सभी लिस्ट कंसर्न या नियर थ्रेटेंड है। वनरेबल में सिर्फ ये फिशिंग कैट, याद ही रखिए कि फिश कर रहे हैं इसको ज़्यादा, तो इसलिए, और ये आर्द्र भूमि में रहती है फिशिंग कैट।
और ये पिछले पैरों में जालीदार पंजे होते हैं इनके, और बाकी सभी जो है ना ये अनुसूची वन में आते हैं, मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन में। चलिए इतना तो हो गया। इसके बाद यूरेशियन लिंक्स, यूरेशियन से नाम से पता चल रहा है पथरीले पहाड़ी इलाकों में लद्दाख तरह टाइप में पाया जाएगा। और कैरेकल जो होता है शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र, और ये सब तो पता चली हम लोग को है ना। और ये सभी अकेले रहती है जनरली। अब चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी की है। तो भारत ने 2019-20 से 2023-24 के बीच कुल प्रतिपूरक वनरोपण लक्ष्य का 85% हासिल कर लिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के प्रतिपूरक वनारोपण निधि के प्रबंधन पर रिपोर्ट। तो देखिए इसमें प्रतिपूरक वनारोपण होता क्या है। तो इसमें बोल रहे हैं कि यदि वन भूमि का उपयोग जो है वो गैर वन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जैसे गैर वन उद्देश्यों को में क्या आता है कि मान लीजिए कुछ फैक्ट्री वहाँ पे लग रहा है, या औद्योगिक या फिर अवसंरचना का विकास हो रहा है, तो उसके उपयोग के लिए किया जाता है वन भूमि का, तो इसके समान ही भू क्षेत्र पर वनारोपण का प्रयास करना अनिवार्य है। और ये जो है ना ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया जाता है। तो देखिए इसमें प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 लाया गया था। और ये लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के TN गोदानवरमन बनाम भारत संघ, इनके मतलब इसमें फैसला सुनाए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ये एक्ट लाई थी, प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम 2016। तो इसमें देखिए केंद्र सरकार और सभी राज्यों के लोक लेखाओं के तहत प्रतिपूरक वनरोपण निधियों की स्थापना का प्रावधान है। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने मुद्दे जारी किए हैं। तो वही बोल रहे हैं कि निगरानी का अभाव है, निधियों का दुरुपयोग हो रहा है, कर्मचारियों की कमी है, वार्षिक परिचालन लागत प्रस्तुत करने में देरी हो रही है, राष्ट्रीय प्राधिकरण की मंजूरी के बावजूद राज्य स्तर पर कई स्वीकृतियाँ देनी पड़ती है, जिसके कारण देरी हो रही है इसमें। सिफारिशें उन्होंने क्या किया कि संस्थागत व्यवस्थाओं को सशक्त किया जाए, निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाना, निधियों के प्रभाव को सरल करना और समय पर APO जमा करने पर सुनिश्चित करनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है, भारत में हिमनदीय झील के तटबंधन टूटने से उत्पन्न बाढ़ों के चलते खतरों का सामना कर रहा है भारत। हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़, जिसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, है ना, गॉल्फ्स। तो देखिए नेपाल में लेंडे नदी है, नेपाल में लेंडे नदी में अभी बाढ़ आई है, तो याद रखिएगा लेंडे नदी नेपाल में है। अब चलिए गॉल्फ जो है एक प्रकार की बाढ़ है जो कि हिमनदीय झील के जल को रोक कर रखने वाली प्राकृतिक तटबंध जैसे कि हिमोड़ के टूट जाने से अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढलान की दिशा में जल प्रवाह होने लगता है। 2023 में सिक्किम में दक्षिणी लोहनक झील के टूटने से गॉल्फ की घटना हुई थी। भारतीय हिमालयी क्षेत्र जो है इंडियन हिमालयन रीजन, इसमें 11 नदी घाटियाँ और 28,000 हिमनदीय झीलें हैं। और हिमनदीय झीलों जो है ना दो प्रकार के होते हैं। एक है सुप्रा ग्लेशियर झील। सुप्रा ग्लेशियर है कि वह हिमनद की सतह पर मौजूद गड्ढे या गर्त में हिमनद के पिघले जल से जमा होने से होता है। इनका निर्माण अधिकतर गर्मियों में होता है और बर्फ़ के पिघलने की दर अधिक होती है। जब मतलब बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगा ना गर्मी में, तभी सुप्रा ग्लेशियर एकदम गर्त पे बनता है वहाँ पर सामने ही। इसके बाद हिमोर तटबंध से निर्मित झील है। यह हिमनद के अग्रभाग में असंगठित मलबे से बने अवरोध या तटबंध के पीछे हिमनद से पिघल कर आए जल के एकत्र होने से बनती है। ये तटबंध मजबूत नहीं होते, इसलिए इसके टूटने का खतरा बना रहता है। हिमोर तटबंध नाम से ही पता चल रहा है, तटबंध से निर्मित झील है। अब देखिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र जो है उनमें गॉल्फ्स की घटना के बढ़ने के कारण क्या क्या हैं। तो बोल रहे हैं 2/3 जो है तो 2/3 घटनाएं हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण होती है। फिर इसमें बोल रहे हैं कि हिमनदों के पिघल कर आए अत्यधिक जल के दबाव के कारण उन तटबंधों के टूटने के कारण भी होती है। फिर भूकंप के कारण भी ये होती है। फिर बढ़ता तापमान और पिघलते हिमनद। बोल रहे हैं 2023-24 जो है पृथ्वी पर सबसे गर्म वर्ष थे। इसके बाद निगरानी से जुड़ी चुनौतियां भी, जैसे 75,000 हिमनदी झीलें और 45,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं मतलब, तो इसके कारण निगरानी से चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। अब देखिए भारत की गोल्फ जोखिम शमन रणनीति। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति के माध्यम से अब इसमें जोखिम न्यूनीकरण को भी सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया है। इसके बाद राष्ट्रीय हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ जोखिम शमन परियोजना, ये 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में क्रियान्वित की जा रही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये घटनाएं होती है। फिर केंद्रीय जल आयोग,
इन्होंने उपग्रह इमेजिंग के माध्यम से 902 हिमनदीय झीलों और जल निकायों की निगरानी करता रहता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार ये भी निगरानी ही करता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। रूस के सुदूर पूर्व में भूकंप आने से प्रशांत महासागर में सुनामी आई। तो रूस के सुदूर पूर्व कहाँ है? कमचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। प्रशांत महासागर के कुरिल द्वीप समूह के पास सुनामी की लहर देखी गई। प्रशांत महासागर के कुरिल द्वीप समूह देख लीजिएगा मैप में, है ना। अब देखिए सुनामी के बारे में अगर हम लोग देखें तो अत्यधिक लंबी तरंगों की एक श्रृंखला होती है ये। इसके बाद इसमें बोल रहे हैं कि सुनामी तरंगों की विशेषताएं क्या होती है। गति और वेवलेंथ मुख्य रूप से समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है, स्रोत की दूरी पर नहीं। याद रखिएगा, इसकी गति और वेवलेंथ मुख्य रूप से समुद्र की गहराई पर निर्भर, स्रोत की दूरी पर नहीं। और इसके बाद है तरंगों की ऊंचाई, मतलब गहरे समुद्र में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही ऊंचाई मतलब छिछला जल आता है तो वहाँ पर इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, उथले पानी की ओर बढ़ती ऊंचाई बढ़ जाती है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश भी हैं। तो उन्होंने ये बहुस्तरीय संस्थागत ढांचा पेश किया, जैसे NDMRA ये सब लोग पढ़ती ही हैं ना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके बाद प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और आकलन भी उपाय किए गए हैं। फिर जन जागरूकता और प्रशिक्षण के भी उपाय सुझाए गए हैं इसमें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में फ्लैश फ्लड के जोखिम एवं हॉटस्पॉट का मानचित्रण। तो देखिए इसमें नए अध्ययन में पता चला है मुख्य रूप से हिमालयी पश्चिमी तट और मध्य भारत में घटित होती है फ्लैश फ्लड की घटनाएं। सर्वाधिक जो संवेदनशील उपबेसिन है वो ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ब्राह्मी और पश्चिमी तट के नदी बेसिनों में होता है ये। इसमें बोल रहा है कि इसके साथ साथ गोदावरी, गंगा, माही और सिंधु नदी घाटियों के कुछ हिस्सों में भी फ्लैश फ्लड की कुछ संवेदनशीलता देखी गई है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो भारत में फ्लैश फ्लड कहाँ कहाँ होता है, और इसमें देखिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-22 के बीच फ्लैश फ्लड की घटनाओं में 132 से बढ़कर 184 हो गई घटनाएं। 5000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है इसके कारण। और इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या है? 25% घटनाएं आमतौर पर बादल फटने के कारण होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढलान और स्थलाकृति के कारण संकीर्ण नदी जलमार्ग हो जाती है, मतलब ये ऐसे हो जाता है तो इसके कारण छोटा सा रास्ता बनता है, इसलिए फैल नहीं पाता पानी यहाँ पर। इसके बाद है संतृप्त मृदा, कंक्रीट व सड़कों के कारण जो होती है ना, मृदा संतृप्त हो जाती है, जिसके कारण वो और ज़्यादा पानी को अब्जॉर्व नहीं कर पाती है। फिर तटबंध और चेक डैम में पानी का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे अचानक खोलने से फ्लैश फ्लड की घटनाएं होती हैं। अब देखिए हम लोग इससे निपटने के लिए रणनीतियाँ क्या बना रहे हैं, जैसे अग्रिम चेतावनी प्रणाली, अपडेटेड जोखिम मानचित्रकरण, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि उपयोग योजना, इन सभी पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। फ्लैश फ्लड गाइडेड सिस्टम ये 2020 से काम कर रहा है और दक्षिण एशियाई देशों भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए एक क्षेत्रीय पहल का हिस्सा है ये फ्लैश फ्लड गाइडेड सिस्टम, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक निवेश कोष जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, तो RBI ने संश्लेषित दिशा निर्देश जारी कर विनियमित संस्थाओं द्वारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड योजना की कुल राशि के 20% तक का निवेश करने की सीमा तय कर दी है। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है क्या? ये निजी रूप से निवेश जुटाती है ये सारे, और इसका विनियमन जो है वो सेबी विनियमन 2012 के तहत किया जाता है। इसके बाद देखिए EIF की निधियाँ क्या क्या होती है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की निधियाँ क्या क्या होती है। तो सबसे पहला श्रेणी 1 में स्टार्टअप, सोशल वेंचर, लघु और मध्यम उद्यम आदि में निवेश करते हैं। इसके उदाहरण जो है वेंचर कैपिटल फंड और लघु और मध्यम उद्यम फंड। श्रेणी 2 में अगर देखें तो इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में ये निवेश करते हैं, रियल इस्टेट फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया। फिर श्रेणी 3 में अगर देखें तो ये फंड जो है ना रिटर्न बढ़ाने के लिए निवेश उधारी लेकर निवेश करते हैं। ये सूचीबद्ध अथवा गैर सूचीबद्ध डेरिवेटिव में निवेश करते हैं। हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड, ये सब आता है ना। तो याद रखिएगा इसकी 3 श्रेणियाँ होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की, वैकल्पिक निवेश कोष की, है ना। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक, तो ये जो है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग, ये इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद इसके कार्य क्या क्या होते हैं किसके? पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के। ये पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। फिर बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देते हैं, और ये बौद्धिक संपदा रजिस्ट्रियों
और संबंधित संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख भी करते हैं। तो याद हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन महादेव में जो है वो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है उसमें कुछ अपडेट आया, तो इसमें देखते हैं कि कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघ का घनत्व है वो काजीरंगा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। ये कहाँ पर है पता है ना आपको? ये जो है ये सिक्किम में है। तो इन्होंने बताया है ये 1974 में राष्ट्रीय उद्यान और 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा ये महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ग्रेटर एक सींग वाला गैंडा जो है इसकी जनसंख्या 70% है यहाँ पर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड भारत का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है जो कि कौशल प्रशिक्षण और नौकरी प्रदान करने के लिए समर्पित है। ये 4 वर्षों में 50,000 युवा भारतीयों को लाभान्वित करेंगे, जिसमें 60% जो लाभान्वित होंगी वो महिलाएं होंगी। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। हम लोग देखते हैं प्रलय मिसाइल। ये DRDO ने इस पे 2 सफल उड़ान प्रक्षेपित किए हैं। सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की ठोस प्रणोदक वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भर सकती है। तो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो कि कम ऊंचाई पर बैलिस्टिक मार्ग अपनाती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 150 से 500 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है प्रलय मिसाइल की। रातड़िया री ढेरी ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है। रातड़िया री ढेरी जैसलमेर। रातड़िया डी ढेरी इंपॉर्टेंट है ना। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पहली बार हड़प्पा सभ्यता की बस्ती मिली है जो कि रातड़िया री ढेरी नामक स्थल पर है। परिपक्व शहरी चरण इसमें पाया गया है 2600 से 1900 ईसा पूर्व से संबंधित है ये, और ये जैसलमेर ज़िले में है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिजिटल भुगतान सूचकांक ये RBI जारी करते हैं। ये पिछले 6 वर्षों में भारतीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन हुए हैं, जिनका मूल्य लगभग 12,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। याद रखिएगा, ये इन्होंने भी दिया है। इसके बाद RBI के डिजिटल भुगतान सूचकांक के अनुसार 2018 से अब तक डिजिटल भुगतान की पैठ में 4 गुना वृद्धि हुई है। अब लास्ट जो खबर है वो है सीरिया से लेकर। सीरिया जो है भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर लेवेंट क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है और 2 बार इस पर डिस्कस किया, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा अच्छे से क्योंकि बोल चुका हूँ तभी। फिर इसके भौगोलिक क्षेत्र जो है वो सीरियाई मरुस्थल है, यूफ्रेटस नदी घाटी, एंटी लेबनान पर्वत। फिर इसके नदियाँ में है फरात, ओटोरेस और टिग्रिस, ये नदियाँ हैं। फिर इसके शहर अगर देखें तो अलेपो, होम्स, इदलिब, गोलान हाइट्स, ये सभी संघर्षरत शहर है। कौन है? अलेपो, होम्स, इदलिब और गोलान हाइट्स। तो चलिए इतना हो गया आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।